हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें जो अभी 2023 में जो सारे क्रिमिनल लॉज और आईपीसी को चेंज किया गया है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं और उससे ज़्यादा भी। ठीक है, तो ये लेक्चर आप बहुत ध्यान से समझिए। इस लेक्चर में हम इजी लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको तुरंत से लर्न भी हो जाए और साथ ही साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन, इससे जो भी क्वेश्चन बने वो आपका गलत ना हो। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला विधेयक है भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, जिसने क्या करा, जिसको क्या बोला जाता है, बीएनएस। ये क्या करेगा, आईपीसी इंडियन पिनल कोड जो कब का है, 1860 की जगह लेगा। तो इसमें क्या किया गया है, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी को भारत की जो आधिकारिक आपराधिक संहिता थी, जिसे 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1834 में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं स्टार मार्क करते रहूँगा। वैसे तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर के साथ आप कॉपी पेन लेके बैठे और साथ में आप नोट करते चलिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में क्या किया गया था, पहला विधेयक बना था भारत का, और जिसका अध्यक्ष कौन था, मैकाले, लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले। लॉर्ड लायक तो कुछ काम करे नहीं थे इसने, बट मैकाले इसका पहले विधेयक आयोग का अध्यक्ष था, जिसने 1834 में अपनी रिकमेंडेशन दी थी और फिर 1860 में इसकी रिकमेंडेशन में आईपीसी को बनाया गया था। ये तो कब है, ये आज़ादी से पहले का। विधेयक का अध्यक्ष कौन था, मैकाले। अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो पहले विधेयक के अध्यक्ष थे एम.सी. सेतलवाड़, जो स्वतंत्र भारत का पहला विधेयक कब बना था, 1955 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। अच्छा, तो इसमें क्या कर रखा है, बीएनएस 2023 में क्या कर रखा है, जो आईपीसी थी उसको प्रतिस्थापित करा और आईपीसी की 511 धाराओं को 358 धाराओं में बदल दिया। यानी कि जो 511 धाराएं थी उसे चेंज करके, कुछ हटा के, कुछ जोड़ के, या कुछ धाराओं को, जैसे जो 3-4 धाराओं में मिली हुई थी उनको एक में लेके, जो एक तरीके के क्राइम है। ठीक है, आज के टाइम के हिसाब से ये सब क्या है, ये सब औपनिवेशिक कानून थे। इनको आज के टाइम के हिसाब से, आज के भारत के हिसाब से इनको अमेंड करके 511 में से 358 धाराओं को बीएनएस में रखा गया। तो ये भारतीय न्याय संहिता हो गया। अभी आगे इसके बारे में डिटेल में और चीज़ें देखेंगे। दूसरा एक्ट है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, बीएनएसएस। ये सारे के सारे कब आए हैं, 2023 में। ये किसकी जगह लेगा, सीआरपीसी 1973 की जगह लेगा। सीआरपीसी किसके लिए थी, क्रिमिनल्स के लिए। क्रिमिनल्स को कैसे कानून के द्वारा सजा देनी है उसके लिए प्रावधान किया गया था। तो 1973 में सीआरपीसी को लाया गया था, इसको अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 से ये प्रभावी हुआ था। इम्पोर्टेंट, बीएनएसएस ने सीआरपीसी 1973 को प्रतिस्थापित किया और इसमें 531 धाराएं हैं। तो इसमें किया क्या है, 177 धाराएं संशोधन की गई हैं, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराएं निरस्त की गई हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी साथ साथ आप नोट करते चलिए। ये हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक। अगला भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। ये साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। ठीक है, साक्ष्य यानी बेसिकली अगर कोई क्राइम करता है तो उसका साक्ष्य कोर्ट में पेश करना होता है ना। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, साक्ष्य या एविडेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान 1872 में इंपीरियल विधानसभा द्वारा भारत में पारित किया गया था। इसके द्वारा भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता के बारे में बात की गई थी और उससे संबंधित मुद्दों का समूह है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, 170 धाराएं हैं, जिसमें से 24 को संशोधन किया गया है, 2 को जोड़ा गया है और 6 को निरस्त किया गया है। ठीक है, पहले कितनी थी, 167 थी, अभी कितनी है, 170 धाराएं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं डिटेल में इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से प्रावधान है, कौन से जोड़े हैं, कौन से हटाए, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय न्याय संहिता विधेयक बीएनएस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आतंकवाद की परिभाषा के बारे में बात की गई। आतंकवाद, अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले अपराधों को परिभाषित किया गया है। जिनका उल्लेख पहले कानून के अलग अलग प्रावधानों में था, उनको एक में ला दिया गया, एक धारा में कर दिया। ठीक है, पहले बहुत सारी धाराएं थी तो उनको एक धारा में ला दिया गया। ठीक है, पहली चीज। तो अगली चीज, राजद्रोह का अपराध यानी कि सेडिशन,
सेडिशन का जो अपराध है उसको निरस्त कर दिया गया है और सेडिशन को राजद्रोह के बजाय देशद्रोह करके परिभाषित किया गया है। ठीक है, राजद्रोह का बेसिकली बोला जाता है कि औपनिवेशिक काल में जो क्रांतिकारी थे उनके लिए गलत तरीके से अंग्रेज यूज किया करते थे और क्रांति को दबाने की कोशिश किया करते थे औपनिवेशिक काल में। तो ये सारे जो औपनिवेशिक कानून है इनको हटा के आज के भारत के हिसाब से इनको अमेंड किया गया है। ठीक है, तो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति को सीमित किया गया है। ऐसे ही थर्ड है भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या, यानी कि मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो इसके लिए अधिकतम सजा को क्या कर दिया गया, मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इंपोर्टेंट फैक्ट। अगला, विवाह के झूठे वादे। विवाह के झूठे वादे कर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने पर 10 साल की कैद का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, जो धोखे और शोषण का एक रूप है। ऐसे ही विशिष्ट अपराध। विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपराध, जैसे कोई छोटी मोटी चोरी है, ठीक है, छोटी मोटी चोरी के लिए जेल में डाल दिया, उसको कोई वकील नहीं मिला या कुछ इस तरीके से था, तो इससे क्या होता है, जेल में बर्डन पड़ रहा था। तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, सामुदायिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस की बात की गई। इसके तहत क्या होता है, जैसे जो सफाई कर्मचारी होंगे उनके साथ किसी बंदे को 1 महीने के लिए सफाई में लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के आसपास उसको जो मरीज हैं उनकी देखभाल के लिए लगा दिया या उनके लिए खाना सप्लाई करना, इस तरीके से। ठीक है, अलग अलग तरीके से, ताकि उनको सजा तो मिले लेकिन जेल में जाके ना, बाहर जाके, ठीक है, जैसे कभी लगा दिया पुलिस के साथ वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल करने में लगा दिया। ठीक है, गाड़ियों का क्या बोलते हैं, काउंटिंग करने में, कुछ भी अलग अलग तरीके से। ठीक है, वो दे सकते हैं जैसे जज चाहे। ठीक है, या पौधे लगाने को बोल दिया, उसने बोल दिया तुम्हें 1000 पौधे लगाने हैं 30 दिन के अंदर। ठीक है, अलग अलग जगहों पे जाके लगाने हैं और वहाँ का वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, इस तरीके से कम्युनिटी सर्विस के बारे में, जिससे मतलब कम्युनिटी को कुछ ना कुछ फायदा हो और वो अगली बार अपराध करने से भी बचे, मतलब अगली बार अपराध न करे। मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए तो सजा मिलेगी। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या करा गया, अब कौन कौन से अपराध, नए अपराध जोड़े गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने देखा जैसे विवाह का वादा करने पर, विवाह के झूठे वादे करने पर और महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 10 साल की कैद का प्रस्ताव है, जो धोखे और शोषण का एक सामान्य रूप है। ऐसे ही मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग जैसा मैंने बताया, मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम के कारण जो हत्याएं होती हैं उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। ऐसे ही सामान्य आधिकारिक कानून में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आतंक का वित्त पोषण यानी कि फंडिंग, टेरर फंडिंग को भी बीएनएस में यूएपीए के तहत क्या करा गया है, इसको अमेंड किया गया है और इसमें कवर किया गया है। पहले सिर्फ आतंकवाद को कवर किया था, लेकिन अब आतंकवाद की जो फंडिंग करेगा उसे भी टेररिज्म घोषित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही आत्महत्या का प्रयास, यानी कि किसी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने पर, किसी को ब्लैकमेल करने पर, किसी पब्लिक सर्वेंट को ब्लैकमेल करने पर आत्महत्या की धमकी देना, इस तरीके से कोई कर रहा है तो उसे अपराध माना गया। सामुदायिक सेवा अभी हमने देख लिया। ठीक है, विशिष्ट अपराधों के लिए चिकित्सा सेवा और सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया। इसमें इंपॉर्टेंट है आरोप पत्र दाखिल करना है। किसी को भी आरोप पत्र अगर दाखिल करना है तो उसके लिए अधिकतम सीमा 180 दिन की कर दी गई, यानी कि 6 महीने। ऐसे हिट एंड रन मामले बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेज हैं हिट एंड रन मामले के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। जैसे क्या हुआ था, पुणे का जो पोर्स से कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लोगों की मौत हो गई थी और जज ने क्या बोला, ऐसे लिखने की बात करी, मतलब इसमें कोई सजा दे ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से बेतुकी चीज़ों को करने के लिए, तो इसमें बीएनएस की धारा 106(2) के तहत क्या किया गया है, कोई भी अगर लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है और उसके बाद वो तुरंत भाग जाता है, ठीक है, तो उसे 10 साल की सजा तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अगली चीज़ें देखते हैं। इसमें क्या हटाया गया है, इसमें अप्राकृतिक यौन संबंध को हटाया गया है, यानी कि जो धारा 377 है, ठीक है, उसको क्या पहले आईपीसी में उसके लिए सजा का प्रावधान था, लेकिन अब धारा 377 लीगल कर दी गई है। ठीक है, जो क्या होता है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ठीक है, उनके बीच में शादी या जो भी यौन संबंध है, उनको अप्राकृतिक को, समलैंगिकता को अपराध न मान के उसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लीजिए। और व्यभिचार को हटाया गया। शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुसार व्यभिचार को हटाया गया। व्यभिचार मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो करते हैं शादी के बाद, ठीक है, उसमें क्या होता है, मेल को पनिशमेंट मिल जाती थी लेकिन फीमेल को नहीं मिलती थी। ठीक है, तो मेल के लिए क्या थे, काफ़ी कठोर कानून थे, तो इसको हटा दिया गया। व्यभिचार को अब अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा। और क्या संशोधन किए गए हैं, फेक न्यूज़ में क्या है, जैसे झूठी और भ्रामक जानकारी देना अपराध है। ठीक है, राजद्रोह को मैंने बताया था। ठीक है, राजद्रोह को हटा के क्या कर दिया, देशद्रोह कर दिया गया। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ अलग कंडीशन अप्लाई करके और ज़्यादा इसे स्ट्रिक्ट बनाया गया। अब ऐसे अनिवार्य न्यूनतम सजा, कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई। जैसे न्यूनतम सजा का कोई क्राइटेरिया नहीं था, किसी को एक साल की मिले, किसी को 2 साल की मिले, तो एक मिनिमम
कुछ बना दी गई है, ठीक है। ऐसे ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जैसे क्या है रेलवे में किसी को ट्रेन में सीट नहीं मिली, उसने शीशे फोड़ दिए ट्रेन के, या कहीं किसी महापुरुष की स्टैचू लगा है तो उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो उस पर जितना नुकसान करा है उसके अकॉर्डिंग उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे लापरवाही से मौत, जैसे मैंने बताया अभी, ठीक है, लापरवाही से मौत को मौत के लिए 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की सजा दी गई है, ठीक है, और मैक्सिमम 10 साल की सजा है इसमें। और डॉक्टर की अगर लापरवाही से होगी तो डॉक्टर के लिए भी 2 वर्ष की कैद, ठीक है, ये भी एक पॉइंट इसमें मेंशन कर रखा है। अगली चीज, और इसमें क्या मुद्दे और हैं, इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दे ये बनते हैं कि आपराधिक उत्तरदायित्व के लिए आयु विसंगति, यानी कि एज का जो क्राइटेरिया होता है, 7 वर्ष से छोटा कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 7 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति है तो वो अपने विवेक से कोई अपराध नहीं करता है, तो इसलिए उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन 7 से ऊपर, यानी कि 7 से 12 साल तक के लिए जो बच्चा होगा, ठीक है, या कोई अपराध करे, तो उसमें क्या है, सजा का प्रावधान है, उसे बाल सुधार गृह ऐसी जगह भेज दिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन बनाई गई। ऐसे ही बाल अपराध में भी क्या है, कुछ विसंगतियाँ, इसीलिए इन मुद्दों को उठाया गया है, ठीक है। जैसे 18 साल के कम उम्र के बच्चे को क्या अपराधी घोषित नहीं किया जाता। जैसा आपने देखा होगा कि निर्भया जो केस हुआ था 2012 में, ठीक है, उसमें क्या था, एक 18 साल से कम था तो उसको बरी कर दिया था, ठीक है, बाकियों को तो सजा मिली, लेकिन 18 साल से कम वाला था उसको बरी कर दिया था, उसको छोड़ दिया था। तो उसके लिए अपराध के लिए क्या है, कानून में कुछ प्रावधान किए गए। ऐसे पॉक्सो एक्ट में भी थोड़ा सा संशोधन किया गया इसी के तहत, ठीक है। ऐसे ही बलात्कार और यौन पीड़न पर आईपीसी के जो मामले थे उनको बरकरार रखा है, जैसे पहले सजा मिलती थी वैसे ही मिलती है, और भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किए गए हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, न्यायमूर्ति वर्मा समिति, जेएस वर्मा कमेटी बनी थी, जेएस वर्मा कमेटी जो निर्भया गैंगरेप हुआ था 2012 में, उसके बाद जेएस वर्मा कमेटी बनी थी जो बलात्कार के मामले में इसको रिकमेंडेशन देनी थी, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में इसको रिकमेंडेशन देनी थी जेएस वर्मा कमेटी, ठीक है। ये कब बनी थी, 2013 में। ऐसे ही जेएस वर्मा कमेटी एक और बनी थी 1999 में। इसमें क्या बोला गया था, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों को स्कूल में कैसे लागू करना है, उसके लिए शिक्षा का किस तरीके से जागरूक करना है, उसके लिए भी बनी थी, यही जेएस वर्मा थे उसमें भी अध्यक्ष, ठीक है। ये भी एक आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर सकते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, बीएनएसएस। बीएनएसएस में क्या है, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसका नाम है। तो इसमें क्रिमिनल्स को किस तरीके से सजा देनी है, जो क्राइम करते हैं उसमें क्या प्रावधान रखेंगे उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, यानी कि मुकदमों अपीलों के लिए और गवाही दर्ज कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। दूसरी चीज, यौन हिंसा पीड़ितों को, जो पीड़ित है उसके बयान को वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई, क्योंकि कई मामलों में क्या होता था, हेरफेर कर देते थे या उसको प्रेशराइज कर दिया, उसकी फैमिली को धमकी दी, इस तरीके की कुछ घटनाएं होती थी, तो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई, वीडियो रिकॉर्डिंग देख के ही उसके बयान लिया जाएगा। अच्छा, अगली चीज ये अनिवार्य कर दी गई कि पुलिस अगर किसी को अगर किसी ने शिकायत कर रखी है तो 90 दिन के अंदर पुलिस को उसकी स्थिति के बारे में बताना है कि उन्होंने क्या काम कर रखा है और कितना उस पर उन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि कई बार क्या होता था, एफआईआर करने के बाद पुलिस महीनों तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेती, ठीक है। इससे क्या है, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाया जाएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 90 दिनों के अंदर शिकायत की स्थिति बताएंगे। अगली चीज, धारा प्रक्रिया संहिता, धारा 41A को धारा 35A के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, अगर किसी की गिरफ्तारी करनी है तो वो डीएसपी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है, उससे नीचे वाला गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप नोट करते हुए चलिए। और ऐसे क्या है, 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले किसी मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श लेना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, ये भी आप ऐसे पढ़ लीजिए। ऐसे फरार अपराधी जो क्या होते हैं, फरार हो जाते हैं अपराध करने के बाद, तो ऐसे भगौड़े, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल फ्रॉड करा, जैसे विजय माल्या हो गए, ललित मोदी हो गए, इनकी अनुपस्थिति में अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है और सजा सुनाने का प्रावधान है, ठीक है। ऐसे ही मजिस्ट्रेट ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने के लिए एज अ एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है। ऐसे मृत्युदंड के मामले में दया याचिकाएं राज्यपाल के समक्ष 30 दिनों के भीतर रखनी पड़ेंगी और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिनों के भीतर रखनी पड़ेंगी। और अगर राष्ट्रपति ने कोई निर्णय दे दिया, उसे किसी भी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता। अगर राष्ट्रपति ने किसी को क्षमादान दे दिया तो उसे किसी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता, और अगर उसने मृत्युदंड को रिजेक्ट कर दिया तो उसे भी अपील नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस तरीके से ये भी प्रावधान आपका इंपॉर्टेंट है। अगली देखते हैं इसमें और क्या प्रावधान रखे गए हैं बीएनएसएस में, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में।
न्यायालयों का पदानुक्रम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की विशिष्टता और भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये जांच, पूछताछ और परीक्षण में इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग किया जाएगा। विचाराधीन कैदी, जो गंभीर अपराध में विचाराधीन कैदी हैं, उनको बार बार जमानत पे, पैरोल पे निकल जाते थे वो, इसकी रिहाई को प्रतिबंधित किया गया है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। गिरफ्तारी का विकल्प, किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है, इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है। यानी कि मतलब गिरफ्तारी को किस तरीके से करना है उसके बारे में बताया गया। ऐसे सामुदायिक सेवा, जैसे हमने अभी देख लिया था, सामुदायिक सेवा यानी कि पारिश्रमिक नहीं मिलेगा उसे, मतलब उसे वो कम्युनिटी सर्विस फ्री में करनी होगी, ठीक है, जैसे सफाई करना, ये सब जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। ऐसे ही क्या है, शब्दावली में चेंज कर रखा है, जैसे मानसिक बीमारी की जगह विकृत चित्त ने ले लिया, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही दस्तावेजीकरण प्रोटोकॉल, यानी कि वारंट के साथ या बिना तलाशी लेने के लिए ऑडियो वीडियो दस्तावेजीकरण इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, दस्तावेजीकरण या ऑडियो वीडियो दस्तावेजीकरण, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें और क्या क्या कर रखे हैं। कुछ प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित करिए, जैसे बहस के बाद 30 दिनों के अंदर फैसला देना है, ठीक है, वरना क्या होता था, जज तारीख पे तारीख देते जाते थे और फैसला कुछ मिलता नहीं था, केस चलते रहता था। क्या होती थी, तब तक जो पीड़ित था और जो आरोपी था, दोनों को क्या होता है, दो किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, ठीक है, इसलिए जल्दी न्याय मिले उसके लिए 30 दिनों के भीतर फैसला देने की बात की। ऐसे चिकित्सा परीक्षण में पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है, ठीक है, चिकित्सा परीक्षण किया जा सकता है, मेडिकल टेस्ट किया जा सकता है। ऐसे नमूना संग्रहण, नमूना संग्रहण में जैसे क्या है, पहले सिग्नेचर लिए जाते थे, सिग्नेचर के साथ साथ उनके फिंगरप्रिंट भी ले सकते हैं, आवाज़ के नमूने, वॉइस नमूने ले सकते हैं। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट, फॉरेंसिक जांच, 7 वर्ष से ज़्यादा वाले जो मामले हैं, 7 साल से ज़्यादा वाले जो दंडनीय अपराध हैं, उनके लिए फॉरेंसिक जांच जरूरी कर दी गई, क्योंकि कई बार किसी निर्दोष को सजा मिल जाती है, तो उसको बचाने के लिए। अच्छा, एफआईआर पंजीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सेक्शन एफआईआर के लिए क्या किया गया है। पंजीकरण में नई प्रक्रिया, जैसे जीरो एफआईआर, फॉर एग्जांपल जैसे कोई उत्तराखंड स्टेट से, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट से वो किसी और स्टेट में गया, फॉर एग्जांपल वो कहीं चले गया, जैसे साउथ में कहीं चले गया, ठीक है, साउथ में कहीं चले गया, तो वहाँ के जो नियर बाय पुलिस स्टेशन में वो क्या करेगा, अपनी एफआईआर दर्ज करेगा और वहाँ के पुलिस स्टेशन में वो दर्ज करनी पड़ेगी, वरना क्या होता है, पुलिस वाले मना कर देते थे। तो वहाँ वो जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज होगी, बाद में उसे ट्रांसफर किया जा सकता है उसके लोकल जगह में, जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट या लोकल ब्लॉक एरिया होगा, वहाँ उसको एफआईआर को ट्रांसफर करके उस पर काम चलेगा। ऐसे ही एफआईआर का इलेक्ट्रॉनिक रूप से, कोई अपने घर से इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर दर्ज करा सकता है, और उसके लिए साइट दी जाएगी, पुलिस की जो साइट होगी वहाँ पे, और 3 दिन के अंदर उसे वहाँ जाके फिर सिग्नेचर करा के वो ऑफिशियली भी उसको रजिस्टर करा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों एफआईआर से रिलेटेड। ऐसे ही पीड़ित और सूचनाकर्ता के अधिकार, यानी कि जो पीड़ित है उसके, जैसे पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पीड़ित को पुलिस रिपोर्ट भी देगी और अन्य दस्तावेज बताएगी क्यों उसे गिरफ्तार किया गया, ये सब चीज़ बतानी पड़ेगी। ऐसे ही राज्य सरकारें, अलग अलग राज्य सरकारें अपने लिए गवाह सुरक्षा योजना निर्धारित कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली चीज देखते हैं, अब है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 2023। इसमें क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पहले क्या है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को साक्ष्य के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन अब ऐसे उपकरण या प्रणाली जिसके द्वारा प्रसारित किया जाता है कोई जानकारी, या जिससे मतलब एक्सप्लेनेशन मिलता है किसी जानकारी का, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए गए कि उसकी प्रामाणिकता देखी जाएगी, उसकी इंटीग्रिटी देखी जाएगी, और उसकी रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता देखी जाएगी, जिससे डिजिटल डेटा के दुरुपयोग और छेड़छाड़ को रोका जा सकता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए साक्ष्य के लिए सहमति अभिरक्षा श्रृंखला जैसे विशेष प्रावधान किए गए, मतलब उससे पूछना पड़ेगा, उसके कंसेंट से डीएनए साक्ष्य लिया जा सकता है, जिससे जैविक साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, जैसे किसी के डीएनए सैंपल लिया तो उसके कंसेंट के थ्रू डीएनए सैंपल लेके उसका जो भी है आरोपी का देखा जाएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विशेषज्ञ की राय, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं या कोई मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं, उनकी राय को एज ए साक्ष्य कंसिडर किया जाएगा, उसको एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपराधिक न्याय प्रणाली के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं, निर्दोषता की धारणा, यानी कि कोई निर्दोष है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ा रूल होता है, उसके लिए चाहे बहस लंबी चले उस पर जो चलेगा, ठीक है, ये तो हमेशा से ही रहता है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या देखा, बीएनएस, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट हमने डिस्कस करा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट करते चलिए, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।